मानते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प करता हूं। आज बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब इनके जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस इंदौरा मैदान में इस कार्यक्रम में हमारे मार्गदर्शक महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, आपकी हमारी आवाज को, दलित मजलूमों की आवाज को पार्लियामेंट के अंदर बुलंद करने वाले, एक बार नहीं तो दो बार राज्यसभा सांसद रहे, एक बार एमएलसी रहे, जिन्हें परम आदरणीय बहन जी बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिन्होंने बचपन से इस मूवमेंट को अपने खून से सींचा। आज आपके और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय परम आदरणीय सम्माननीय राजाराम साहब, डाइस पर उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर शिंदे साहब, महाराष्ट्र प्रदेश के तमाम प्रदेश महासचिव सम्माननीय पृथ्वी शेंडे जी, सम्माननीय रायकवार सर, सम्माननीय मुकेश चलवादी जी, सम्माननीय मुकुंद दादा, सम्माननीय मंगेश ठाकरे जी, कालूराम चौधरी जी, डाइस पर उपस्थित सभी स्टेट के पदाधिकारी साथी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से निभाया नहीं तो इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने के लिए अपनी जान लगा दी, ऐसे पूरी नागपुर की टीम, पर्टिकुलरली नागपुर के जिला अध्यक्ष सम्माननीय लांजेवार साहब, सम्माननीय उमेश मेश्राम जी, बोरकर जी, गेडाम जी, हमारे सभी यहाँ की महिला मंडल, ढोरे ताई, नितनवरे ताई, गौरखेड़े ताई, जिन जिन साथियों ने मेहनत की, सभी साथियों और पर्टिकुलरली उन साथियों को जो महाराष्ट्र के दूर दराज से यहाँ पर चलकर आए हैं मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती को मनाने के लिए नहीं तो मान्यवर कांशीराम साहब के उस एक वाक्य को पूरा करने के लिए कि सच्ची तमन्ना हो तो रास्ते निकल आते हैं। साथियों, आप लोगों ने वो रास्ता बना दिया। महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर आपकी अपनी खुद की नहीं तो हमारे सारे हौसलों को साथियों बुलंद कर दिया। अब लगता है कि हम आने वाले दिनों में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। साथियों, मैं आप लोगों को विश्वास देता हूं, बहन जी ने जिस विश्वास के साथ हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी दी है और जिस तरीके से महाराष्ट्र के तमाम जिले के लोगों ने आज यहाँ पर आकर ये जो इतना बड़ा कन्वेंशन, कार्यकर्ताओं का कन्वेंशन आज यहाँ पर हो रहा है, उस कन्वेंशन को दूर दराज से, कहीं सोलापुर से, कहीं कोल्हापुर से, कहीं रत्नागिरी से, कहीं नंदुरबार से, कहीं सोलापुर से, कभी जलगांव, धुलिया, औरंगाबाद, जालना, नांदेड़, सभी साथियों जो यहाँ पर आप लोग आए और आप लोगों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमारे हौसलों को आपने आगे बढ़ाया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 6 महीने पहले बहन जी ने इस जिम्मेदारी को हमारे सर पे दिया। मैं आप सभी साथियों का, चाहे वो विधानसभा के साथी हो, जिले के साथी हो, सेक्टर के साथी हो, बूथ के साथी हो या हमारे सभी स्टेट के साथी हो, मैं सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने यहां तक आने में हम लोगों को जो, या पूरे स्टेट की सेलेक्ट कमेटी को जो सहायता करी, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। साथी, उसी के साथ साथ आज हमारे बीच में मान्यवर राजाराम साहब यहां उपस्थित है। आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए, माननीय राजाराम साहब बहुत कम उम्र से इस मूवमेंट के लिए लगे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब के साथ अपनी जिंदगी यहां बसर की, अपना खून सींचा, अपना सब कुछ इस मूवमेंट के लिए दिया। एक बार नहीं तो 3 बार, एक बार एमएलसी, 2 बार राज्यसभा सांसद, बहन मायावती जी के पीआरओ, इसके तहत उन्होंने काम किया। और आप लोगों को मालूम होगा
कि मध्य प्रदेश के अंदर जब वो थे तो 12-12, 13-13 आमदार निकालने का काम माननीय राजाराम साहब ने दिया। और आज हमें लग रहा है महाराष्ट्र के तमाम लोगों को कि जिस तरीके से यहां पर भी वो गए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां जहां पर भी वो गए उन्होंने रिजल्ट देने का काम किया साथी। और इसलिए आज हमें भी ये लग रहा है, महाराष्ट्र के तमाम लोगों को ये लग रहा है, महाराष्ट्र के तमाम साथियों को ये लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बाकी के राज्यों में जाकर वहां पर बहुजन समाज पार्टी का खाता ही नहीं तो वहां पर एक बैलेंसिंग पावर बनाने का काम किया। मुझे लगता है महाराष्ट्र के भूमि में भी आने वाले दिनों में माननीय सम्माननीय राजाराम साहब के नेतृत्व में इस महाराष्ट्र के अंदर खाता खोलने का काम ही नहीं तो महाराष्ट्र के अंदर बैलेंसिंग पावर बनाने का काम आने वाले दिनों में होगा। और मैं आप लोगों को विश्वास देने के लिए आया हूं। बहन जी ने जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास रखा, आप लोगों ने जिस तरीके से इस कमेटी के ऊपर विश्वास रखा, साथियों मैं आप लोगों को आश्वासन नहीं विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपके विश्वास के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। इस महाराष्ट्र के अंदर जो काम मान्यवर कांशीराम साहब के जमाने में होता था उसी काम को दोबारा शुरू किया जाएगा साथियों। और उसकी शुरुआत हमने महाराष्ट्र से करी है। मैंने अपने कई साथियों को कई बार ये कहा, जब ये कार्यक्रम इंदौरा के मैदान में लेने का हम लोगों ने कमिटमेंट किया, खुद से कमिटमेंट किया, विश्वास दर्शाया, तो कई साथियों को ये विश्वास नहीं हो रहा था। अभी इलेक्शन हुए हैं, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है, सही में हम इस कार्यक्रम को सफल कर पाएंगे। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा यदि सच्ची तमन्ना हो तो रास्ते निकल आते हैं, सच्ची तमन्ना नहीं हो तो कई ऐसे बहाने निकल आते हैं जैसे हमारे लोग इसके पहले किया करते थे। साथियों अभी आप देख रहे हो जिस तरीके का जन सैलाब मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के लोग उपलक्ष्य में यहाँ पर आया है, मुझे विश्वास है और मैं साहब को विश्वास देना चाहता हूँ साहब यदि आपका हमें साथ रहा इस महाराष्ट्र के अंदर तो महाराष्ट्र के अंदर आने वाले दिनों में यदि हमें कंटिन्यूसली काम करने का मौका मिल गया तो बहन जी जिस तरीके से संगठन चाहती हैं, सेक्टर बूथ का संगठन चाहती है, फर्जी नहीं, कागज के ऊपर नहीं, असलियत में संगठन बनाकर आपको इस महाराष्ट्र के भूमि में हम आने वाले दिनों में बैलेंसिंग पावर बना के जरूर दिखाएंगे साथ। इतना ही नहीं, मान्यवर कांशीराम साहब हमेशा कहते थे कि पॉलिटिकल फ्रूट्स तब तक आपको नहीं मिल सकते जब तक यहां पर नॉन पॉलिटिकल रूट स्ट्रांग ना हो। मैं आप लोगों को विश्वास देना चाहता हूं साथियों, जब थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल रूट यहां स्ट्रांग होने लगा तो आप देख रहे हो कि मंजर कैसा है। आने वाले दिनों में मान्यवर कांशीराम साहब की उसी चीज को लेकर जब हम यहां से गढ़चिरौली से लेकर तो कोल्हापुर तक जब हम साइकिल मार्च करेंगे तो आप देखोगे कि मंजर इस महाराष्ट्र का कैसा होगा साथियों आने वाले दिनों में, क्योंकि हम उसी तर्ज पर काम करना चाहते हैं जिस तरह पर मान्यवर कांशीराम साहब काम करते थे। और ऐसे स्थिति में चलते हुए कई लोग हमसे नाराज भी होंगे, नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब को जो अभिप्रेत था उसी मूवमेंट को दोबारा इस महाराष्ट्र के अंदर प्रस्तापित किया जाएगा साथियों। और ये करते करते कई लोग हमसे नाराज भी होने वाले हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि कई निर्णय कई डिसीजन ऐसे होंगे कि जो उनके लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जिस तरीके का मंजर ये 10 सालों में यहाँ हुआ दोबारा हम ऐसा नहीं होने देंगे साथियों। बहन जी ने बड़े विश्वास के साथ इस महाराष्ट्र की भूमि में हमें भेजा है और हमारी टीम को लगाया है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ ये जो सभा है, ये जो रैली है, ये विश्वास बनाओ रैली है साथियों। आपको अपने अंदर ये विश्वास निर्माण करना होगा। आने वाले दिनों में इस महाराष्ट्र की भूमि के अंदर मान्यवर कांशीराम साहब की उसी बात को कि वो शकत है
मान्यवर कांशीराम साहब ने नारा दिया था कि महाराष्ट्र की भूमि में भी हो सकता है, बशर्ते आप अपने दिलों के अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपने हृदय के ऊपर विश्वास लेकर हाथ रख कर ये कसम खाओ आज इस दिन के उपलक्ष्य में कि मान्यवर कांशीराम साहब जो कहते थे, अब उनके जीते जी तो हम लोगों ने नहीं होने दिया साथियों, लेकिन उनका सच्चा सिपाही, उनका सच्चा शिष्य जिनको मान्यवर कांशीराम साहब ने तैयार किया, आज वो हमारे बीच में है, इस महाराष्ट्र के बीच में है। और हम चाहते हैं कि जो बात मान्यवर कांशीराम साहब के जीते जी हम लोग नहीं कर पाए, उनके मरण उपरांत, उनके परिनिर्वाण के बाद उनके शिष्य के साथ मिलकर, माननीय राजाराम साहब के साथ मिलकर उसी बात को कि हो सकता है इस महाराष्ट्र के अंदर भी ये हो सकता है कि हम अपना बैलेंसिंग पावर बनाएं, अपना संगठन मजबूत करें। यदि हमने अपना संगठन मजबूत कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, वो दिन दूर नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने अपनी सरकार बनाई, पहले तो बैलेंसिंग पावर बने, बाद में इस महाराष्ट्र, इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार नहीं तो 4-4 बार अपनी सरकार बनाई। यदि आप अपने हृदय के अंदर ये बात को जगा लो कि मान्यवर कांशीराम साहब जो कहते थे, महापुरुष जो कहते थे, वो गलत नहीं होता है, वो सच्चा होता है। उन्होंने यहाँ पर नारा दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर वो सफल हुआ, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सफल हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर सफल हुआ, कर्नाटका के अंदर सफल हुआ, तेलंगाना के अंदर सफल हुआ, जम्मू कश्मीर में भी सफल हुआ, राजस्थान में भी सफल हुआ साथियों। तो क्या महाराष्ट्र के अंदर नहीं हो सकता है? बशर्ते ये बात हमारे अंदर हमें डालनी होगी कि नहीं, हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यदि ये बात को आपने अपने दिलों के अंदर डाल दिया साथियों, तो इस महाराष्ट्र की भूमि के अंदर भी हम वो सारा परिवर्तन कर सकते हैं। सवाल ये है कि हमें अपने ऊपर विश्वास कितना है। हमारे लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, और पर्टिकुलरली वो लोग जो अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, जो दूसरों की तरफ उंगलियां उठाना जानते हैं, जो इस महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोग हैं, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है साथी। उनको तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि यहाँ कुछ हो सकता है। मैं मानता हूं कि कुछ गलतियां होती हैं, कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन हम कमियों को देखने के बजाय यदि हम लोगों ने क्या अच्छे पॉइंट्स है, क्या अच्छे गुण है, ये यदि हम लोगों ने देखे और उसके ऊपर यदि हम लोगों ने काम किया, तो इस महाराष्ट्र के भूमि के अंदर भी बहुजन मूवमेंट सफल हो सकता है। लेकिन नहीं, हमारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमारे लोग कंफ्यूज होके अपनी ताकत को बांट देते हैं। आज देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, 2024 में इन्हीं कांग्रेस ने नारा लगाया, संविधान को बचाना है तो दगडापेक्षा मिटवाओ, और सबसे ज्यादा हमारे बुद्धिजीवी लोग कांग्रेस के इस गलत तरीके के बयान में आ गए। उन्होंने जिस कांग्रेस को हमारे लोगों ने खत्म कर दिया था, जिस कांग्रेस को हमने नेस्तनाबूद कर दिया था, उस कांग्रेस को दोबारा जीवित करने का काम किया। और आप हश्र देख रहे हो, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट बनी, जो विपक्ष में भी नहीं बैठते थे उनके 99 चुनकर आ गए, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है SC ST के रिजर्वेशन का रिक्लासिफिकेशन किया जाए। कोई माई का लाल नहीं चिल्लाया। धन्य है परम आदरणीय बहन मायावती जी, जिन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया, पीसी लिया, कहा कि आई कांग्रेस के लोगों, आपने संविधान को बचाने के लिए बहुजनों का वोट लिया है, तो पार्लियामेंट के अंदर अभी अध्यादेश लाओ और SC ST का जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ विधेयक लाके उसको अनुसूची में डालो। नहीं किया, नहीं हुआ। लेकिन हमारे लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या उन्होंने प्रश्न नहीं करना चाहिए था वो कांग्रेस को कि भाई आपने तो हमारे वोट लिए, लेकिन जब रिजर्वेशन की पॉलिसी हमारे खिलाफ बन रही है तब आप एक शब्द भी नहीं निकाल रहे। साथियों, इनके करने में और कथनी में बहुत फर्क होता है, और इसलिए बहन जी कहती है कि आप हमारे ऊपर विश्वास रखो। इस देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, और इन महापुरुषों की सबसे बड़ी इस देश की 1 नंबर की पार्टी है। साथियों, अपने वोटों को
बांटो मत, अपने घर की दीवारों को एक करो, अपने परिवार को एक करो, अपने समाज को एक करो। और इस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पीछे यदि आप खड़े रह गए, मैं आपको बता रहा हूं साथियों, मनीवादियों का इस देश के अंदर चलने वाला नहीं है। और इसलिए आप लोगों के बीच में विश्वास को जगाने के लिए और विश्वास को निर्माण करने के लिए हमने इस सभा का आयोजन किया। आप बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और आने के बाद आज साथियों आपने एक संकल्प करना चाहिए जाते जाते कि आने वाले दिनों में यदि हमें इसी तरीके से संगठित रूप से काम करने का मौका मिला तो मान्यवर कांशीराम साहब का वो सपना कि इस महाराष्ट्र के अंदर भी हो सकता है, हो सकता है, बशर्ते हमने अपने आप से एक कमिटमेंट करना चाहिए कि जिस लेवल का त्याग, जिस लेवल का सैक्रिफाइस बहन मायावती जी ने, परम आदरणीय बहन मायावती जी और मान्यवर कांशीराम साहब ने किया, यदि उसका हमने 10% भी कर लिया साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस महाराष्ट्र के अंदर भी आने वाले दिनों में आपका अपना शासन होगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को इधर ही विराम देता हूं। जय भीम, धन्यवाद। सरजमीन पे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वाम से BS4 के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब के 91 जयंती के अवसर पे मैं अपनी बात रखने से पहले सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में आस्था और विश्वास रखते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हमारे नागपुर के तमाम सम्मानित साथी, आज महाराष्ट्र के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे जी, सम्मानित पूरी बॉडी जो मंच पे उपस्थित है और सम्मानित जिले से चल के आए हमारे सम्मानित साथी, हमारी माताएं बहनें, काफी लंबे समय से मुझे अभी बताया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे थे, बड़े ही सम्मानित साथी हैं और जिनको बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मानित भी किया था। लेकिन हमने बीच में इसलिए रुकवा दिया कि हमें लगा कि आप लोग थोड़ा जल्दी में हैं, इसलिए हमने अध्यक्ष जी से कहा कि हमारी स्पीच करा दीजिए, इसके बाद एक गीत उसके बाद रखवा देना। तो मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूं। मैं आप सभी लोगों का मंच के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि ये पहली बार मुझे आपके प्रदेश में या नागपुर की धरती में आने का हमें मौका मिला और जिस मौके पे जिस तरह का आप लोगों ने हमें सम्मान दिया है, जिस तरह आप लोगों ने हमें सम्मानित करने का काम किया है, मैं उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम कोई नेता परिवार से ताल्लुक रखने वाला शख्स नहीं हूं। आप लोग तो खुश नसीब हैं जहां पे बाबा साहब के भी संघर्ष, मैं जब आज
प्रदेश अध्यक्ष जी मुझे ले गए एक घर में खाना खाने के लिए, तो मेरे अंदर हमेशा यह चाहत बनी रही कि मुझे उन लोगों से मुलाकात हो जाए, उन लोगों को देख लूं जिन लोगों ने कभी बाबा साहब को देखा या बाबा साहब के साथ काम किया। आप लोग धन्य हैं जिस धरती पे इतने बड़े बड़े महापुरुष, चाहे फूले जी हो, साहू जी हो, क्योंकि मैं बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहता, मैं कम समय में अपनी बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। तो मन में लालसा थी हमें भी कि हमें कभी वो मौका मिले कि हम उस धरती को भी छू के एक बार सैल्यूट करें जिस धरती पे इस तरह के महापुरुष पैदा हुए, और उन महापुरुष ने हमारे जैसे लोगों को, जिस समाज में हम पैदा हुए, अध्यक्ष जी हमारा परिचय दे रहे थे, हमने कहा हम कोई राजनीतिक परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। हम परिचय में, इंट्रोडक्शन में बताए थे कि हम लोग गरीब परिवार के लोग, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, जहां पे दिन भर संघर्ष करने के बाद शाम को घर में चूल्हा जलता था, हम लोग वहां से निकल के बनारस और इलाहाबाद में जब शिक्षा प्राप्त किया या शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, हम लोगों ने कभी बाबा साहब को भी नहीं देखा, हम लोगों ने कभी बाबा साहब को भी नहीं पढ़ा। उसका रीजन ये रहा कि बाबा साहब का जो आंदोलन उत्तर प्रदेश के आगरा तक 1956 में पहुंचा, लेकिन उसके बाद आगे बाबा साहब हम लोगों के बीच में नहीं जा पाए। और जब बाबा साहब हम लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाए तो हम लोग बहुत कुछ बाबा साहब के मूवमेंट, साहू जी, फूले जी के मूवमेंट से अनभिज्ञ थे। तो जब इस मूवमेंट से अनभिज्ञ थे तो बहुत कुछ सोच नहीं पाते थे। हम तो हर मंचों से, क्योंकि जयंती मान्यवर कांशीराम साहब की है, हम हर मंचों से मान्यवर कांशीराम साहब का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि धन्य है मान्यवर कांशीराम साहब, जिस परिवार के मां बाप को कभी सम्मान से कुर्सी भी नहीं मिली और उस परिवार के बेटे को नीला झंडा पकड़ा के जब इस मूवमेंट में लगा दिया, तो वह बेटा जब आज भी किसी जिले से निकलता है तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है। आज कलेक्टर को भी बड़े अदब और सम्मान से कहना पड़ता है कि राजा राम जी से 1 मिनट बात हो जाएगी क्या। मैं ये कहना चाहता हूं, मान्यवर कांशीराम साहब ने हम लोगों को जो समझाया, गुरु किल्ली की बात करते थे कि पॉलिटिकल पावर। मैं एक वाकया बता रहा था कि मान्यवर कांशीराम साहब से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर तुम्हें इस आंदोलन के साथ काम करना है, तो मैंने एक लाइन कहा था कि साहब मैं नेता नहीं हूं, मैं इस आंदोलन के साथ काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा तुम करना क्या चाहते हो? मैंने कहा साहब मैं तो गरीब परिवार का बेटा हूं, बड़ा संघर्ष करने के बाद हॉस्टल में मां बाप हमें 200 रुपए महीने भेजते हैं, तो 200 रुपए में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो हमारा मकसद है कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी और नौकरी करके मां बाप को रोटी और सम्मान दिलाना, ये मेरा मकसद है। यह बात 93 में मान्यवर साहब और माननीय बहन जी के बीच में हमने रखा। मान्यवर साहब ने कहा भाई रोटी तो समझ में आती है, क्योंकि रोटी नौकरी करने के बाद तू मां बाप को दिला सकता है, खिला सकता है, लेकिन सम्मान कैसे दिलाएगा यह मुझे समझा दो। मान्यवर साहब ने जब कहा कि समाज
या परिवार को सम्मान तू कैसे दिलाएगा, ये समझाओ मुझे। मैं चुप था, तब मान्यवर कांसीराम साहब को लगा कि इस लड़के के समझ में नहीं आ रहा है कुछ। उन्होंने कहा, सुनो, सबसे बड़ा अगर नौकरी करना चाहोगे तो कलेक्टर से बड़ा तुम और कुछ नहीं बन सकते। सबसे बड़ी पोस्ट कलेक्टर की होती है। यूपीएससी क्वालिफाई करोगे तो कलेक्टर बन जाओगे। लेकिन इस व्यवस्था में, जो इस देश की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में तुम जिस समाज में पैदा हुए, जिसको चाहे आप महार समाज कहें या जो भी तमाम नामों से पुकारा जाता, जिस समाज में तुम पैदा हुए, वह समाज में कलेक्टर भी आज अपर कास्ट के चौकट के अंदर भी नहीं जा पाता। तो फिर तुम कलेक्टर भी बन जाओगे तो भी तुम अपने मां बाप को सम्मान नहीं दिला सकते। मेरी समझ में आया। मैं आप लोगों से केवल इतना अपील करने आया हूं। मैं जितने लोगों से मिला, सबने, ज्यादातर लोगों ने यह बातें मुझे बताई कि हमने मान्यवर कांसीराम साहब के साथ इस आंदोलन में कदम से कदम मिला के चला। हमने मान्यवर कांसीराम साहब से कैडर लिया। हमने माननीय बहन जी का कैडर लिया। मैं आप लोगों से केवल अपील करने आया हूं। मैंने कहा, मैं भी उस परिवार का ही सदस्य हूं जिस परिवार के आप सदस्य हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा, बाबा साहब को नहीं देखा हम लोगों ने कभी, लेकिन जब मान्यवर कांसीराम साहब बाबा साहब का मूवमेंट लेके हम लोगों के बीच में गए, फूले जी, साहू जी का मूवमेंट लेके हम लोगों के बीच में पहुंचे, तो हम गरीब लोग उस आंदोलन को इतनी मजबूती से पकड़े कि आप लोगों को जानकारी होगी कि जब 95 में हमारी सरकार बनी, 67 विधायक हमारे आए, तो सबसे ज्यादा विधायक वहीं से आए जो सबसे गरीब क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल कहलाता है। क्योंकि हम लोगों को के अंदर वो भाव डेवलप किया। और मेरा तो सौभाग्य है कि 93 से कंटिन्यू मुझे साहब और बहन जी के साथ रहने का मौका मिला और उनके बीच में रह के हमने काम को किया है। मुझे आज खुशी है, इस बात की खुशी है, पहली खुशी की मुझे महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में आने का मौका मिला। बाकी स्टेट तो हमारे पास रहे ही है। महाराष्ट्र ही स्टेट ऐसा था जो हमारे पास नहीं था और हम आना चाहते थे, देखना चाहते थे। और आज मुझे लगा कि अभी तो मुझे चंद दिन हुए हैं अध्यक्ष जी, जब हमें लखनऊ में ये बताने लगे कि हम ओपन कार्यक्रम कर रहे हैं और अच्छा कार्यक्रम करेंगे, तो कहीं न कहीं डर मुझे भी महसूस हो रहा था कि इतने कम समय में क्या अच्छा कार्यक्रम कर लेंगे आप। लेकिन आज जब आप लोगों के हुजूम को मैंने देखा तो आज मुझे भरोसा हो गया कि नागपुर भी अब उत्तर प्रदेश के पैटर्न पे चलेगा। और मैंने सर्किट हाउस में भी कहा कि लोग उत्तर प्रदेश का मिसाल देते थे, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते थे कि उत्तर प्रदेश की मिसाल देके पूरे देश में चलते थे। लेकिन इस बार मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने प्रदेश में एक मिसाल कायम करो कि आमदार जिता के पूरे देश में मैसेज दो कि अब नागपुर या महाराष्ट्र भी उत्तर प्रदेश से पीछे नहीं। इसलिए मैंने कहा, मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती, जन्म, संघर्ष आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि आपसे कम तो हमने जाना। हमें तो मान्यवर कांसीराम साहब से सीखने को मिला
और हम लगातार जब उनके साथ होते थे तो हम जिक्र भी करते थे। मैंने एक दिन सवाल कर दिया मान्यवर साहब से, मैंने कहा साहब जब आपको बाबा साहब के आंदोलन को ही चलाना था तो बाबा साहब की आरपीआई भी तो थी, और बाबा साहब की आरपीआई के साथ लग के भी बाबा साहब के आंदोलन को चलाया जा सकता था। तब उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, कैडर का सब्जेक्ट है, फिर कभी आपके बीच में आएंगे। उन्होंने कहा मैंने 64 में रिजाइन करने के बाद मैं इन्हीं लोगों के टच में लगा। मेरी कोशिश रही कि आरपीआई को आगे बढ़ाया जाए, मेरी कोशिश थी कि यह पार्टी आगे बढ़े, लेकिन जितने भी उस समय के लीडर थे या जितने भी बाबा साहब के साथ बाबा साहब के लेफ्ट और राइट हैंड हुआ करते थे, जो बाबा साहब को भरोसा दिलाते थे कि बाबा साहब आपके जीते जी और आपके जाने के बाद भी यह आपका आंदोलन हम कभी पीछे आने नहीं देंगे, जो बाबा साहब को भरोसा दे रहे थे, उन लोगों ने मान्यवर कांसी राम साहब को सबसे बड़ा झटका कब दिया, जब 1971 में पूना की गाडगे धर्मशाला में एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? उस समय लोकसभा की 521 सीटें हुआ करती थी, 520 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और एक सीट पे बाबा साहब की आरपीआई चुनाव लड़ेगी। मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा उस दिन मुझे झटका लगा, और उस दिन उन्होंने फैसला किया कि अगर हमें बाबा साहब की आरपीआई को हम कोशिश करके भी हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि यहां जो लीडर लोग हैं वो अपने स्वार्थ में ज्यादा, समाज के हित में कम सोचते हैं, इसलिए हमें कोई अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और उन्होंने यह सोचा और यह सोच के उन्होंने उत्तर भारत की तरफ प्रस्थान किया। इसके बाद आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने वाम से DS4 बीएसपी बनाई। लेकिन मैं केवल कहना चाहता हूं 96 में एक समझौता हो रहा था, 96 में एक समझौता हो रहा था कांग्रेस और बीएसपी के बीच में। कांग्रेस और बीएसपी के बीच में एक समझौता उत्तर प्रदेश में हो रहा था। हम लोग भी बड़ा अचंभित थे, लेकिन मान्यवर कांसी राम साहब से सवाल पूछ नहीं सकते थे, इतनी हैसियत थी नहीं, इतनी हिम्मत थी नहीं कि जिस कांग्रेस ने कदम कदम पे हमें रोड़े अटकाया, रोकने का काम किया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को 1952 में भी चुनाव नहीं जीतने दिया, जिस कांग्रेस ने भंडारा का उपचुनाव भी बाबा साहब को नहीं जीतने दिया, जिस कांग्रेस ने हर जगह हमें ब्रेकर का काम किया, उस कांग्रेस से मान्यवर कांसी राम साहब क्यों समझौता कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हम लोग सवाल नहीं कर पाते थे। लेकिन समझौता हुआ, और जब मान्यवर साहब मंच पे गए तो उन्होंने अपने स्पीच में क्या बोला? उन्होंने कहा मैंने कांग्रेस को घुटने से नीचे ले आ दिया। मैंने कांग्रेस के साथ समझौता क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया था। कांग्रेस ने 1971 में बाबा साहब की पार्टी को एक सीट दिया था। मुझे इतना बुरा लगा था, इतना बुरा लगा था कि जब हम किसी भी प्रदेश को तैयार करेंगे तो वह स्थिति महाराष्ट्र वाली, हम उसको उस स्थिति में उस प्रदेश में ले आएंगे। और 425 सीट हुआ करती थी विधानसभा की, और मान्यवर कांसी राम साहब ने कांग्रेस को कितनी सीट दी थी? 125 सीट पे, जो देश के तमाम स्टेटों में उसकी सरकार थी। सेंटर में सरकार कितनी बार बना चुका, उस पार्टी को मान्यवर कांसी राम साहब ने 125 सीट दिया, और खुद उन्होंने 300 सीट पे बीएसपी को चुनाव लड़ाया। उन्होंने कहा मैं बाबा साहब के अपमान का बदला लिया, क्योंकि बाबा साहब का अपमान उन लोगों ने महाराष्ट्र में किया, तो मैंने उत्तर प्रदेश के लोगों को तैयार करके
वहां का बदला मैंने उत्तर प्रदेश में लिया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों से अपील करने आया। हमें आपका जोश देख के बहुत अच्छा लगा है, लेकिन इस जोश को आप लोग थोड़ा सा वर्क में अगर तब्दील कर लें, क्योंकि जब हम बार बार बहुजन समाज की बात करते हैं कि हमारा वोट इतना ज्यादा, हमारी तादाद इतनी ज्यादा, और राजा तो वोट के बल पे बनता है, आमदार खासदार तो वोट के बल पे बनता है, इतनी बड़ी तादाद हमारी, तो हमारा विधायक या आमदार और खासदार क्यों नहीं बनता है? हमारा आमदार और खासदार क्यों नहीं बनता है? हमें इस पे गहन मंथन और चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा जोश खूब है आप में। ये पहला कार्यक्रम था, पहले कार्यक्रम में आपका जोश देके हमारा भी सीना गदगद हुआ है। मैं अभी जाके 10 बजे ही अगर मैं यहां से गया तो सबसे पहले मैं बहन जी को यही बताऊंगा, एक मिनट धीरे धीरे। बहन जी, नागपुर वालों ने इस बार तो पूरा साहब की जयंती का अभी अगर देश में हर जिले में हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि बहन जी आप सारे प्रदेशों की अगर तुलना कर लें तो मैं आपको बता रहा हूं कि नागपुर का प्रोग्राम आज का नंबर 1 प्रोग्राम था। ये अभी हम बताएंगे, लेकिन मैं ये चीज और कहना चाहूँ, बिल्कुल खड़े होकर हमारे राजा राम साहब को सलाम भी देना जोश तो ठीक, माननीय कांशीराम जी के जयंती को, लेकिन इसके साथ होश भी होना चाहिए। अगर होश नहीं होगा तो जोश के बिना काम का। आप सभी लोग कहते हैं कि हमने माननीय कांशीराम साहब का कैडर लिया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपको कैडर से किसने रोका? आप पूरे समाज का झंडा उठाओ। जंग में अगर आप लोग कैडर वाले लोग आप अपने बेटी को भी तो कैडर दे सकते हैं, आप अपने बेटे को भी तो कैडर दे सकते हो, आप अपने बहू को भी कैडर दे सकते हो। जब आपका बेटी बेटा बहू कैडर वाली हो जाएगी तो फिर आपका मूवमेंट कैसे रोकेगा? कोई आपका मूवमेंट रुकने वाला नहीं। अब आप हमसे केवल एक परमिशन मांगते हो, कभी माननीय बहन जी से परमिशन मांगते हो कि साहब कैडर ब्रेक हो गया। क्या कैडर ब्रेक नहीं हुआ है, कैडर आपने लेना बंद किया है। अपनी मर्जी से कभी नेता ने नहीं कहा कि बीएसपी का कैडर हुआ। कोई और आप अगर अपने घर को कैडराइज कर दो, लीडर नहीं है, फिर आपको मायावती एक विचारधारा है। इसलिए मैं आज अपील मायावती खत्म होने वाली नहीं है। के साथ ही अगर होश आप कर लें, आज ही मैं आपके घरों में जब जाता हूँ तो सारे प्रदेश अभी भी हमारे पास आपका चल के आज मैं गुजरात से पहुंचा हूँ, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, इस सारे स्टेट का आज मैं चाल। मोदी तो बहुत बच्चा था, मोदी के डरते हैं, और मेरे विषय में आप लोग और जो मायावती को जिसके बात हो वो लेकिन चर्चा हमेशा रहती बढ़ती है। हमारे ऐसे हजार भी मोदी आए तो मान्यवर साहब भी कहते थे कि इस लड़के को कोई खरीद के दिखाएगा, कोई इस लड़के को झुका के दिखाएगा। ये हमारे नेता भी कहते थे, और मैं आज आपको भी कहना चाहता हूं कि हमारा 24 घंटे का जो टाइम होता है, हमारे पास घर की चिंता नहीं है, हमारे पास बीवी बच्चों की चिंता नहीं है। क्योंकि जब हम मान्यवर साहब और माननीय बहन जी से मिले तो मान्यवर साहब और माननीय बहन जी ने एक लाइन कह के मुझे तैयार किया कि बड़ी मुश्किल से आंदोलन चला है, बड़े कुर्बानी के बाद ये आंदोलन आगे बढ़ा है, तो अगर तुम्हें इस आंदोलन में लगना है
तो कुछ न कुछ त्याग तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। हमने कहा साहब आदेश करो, बहन जी आदेश करो। और आज भी हम कहते हैं, अभी भी मैं प्रदेश वालों को कह रहा था, मैं तो एक लाइन, जब इन लोगों ने बार बार मांग की कि हम चाहते हैं कि आप जैसा व्यक्ति हमारे प्रदेश में रहे, मैंने कहा कुछ चीजें हमारे दायरे में नहीं आती। हमें कहां काम करना है ये हमारी सुप्रीमो डिसाइड करती है। अगर हमें आपके प्रदेश में काम करने का मौका मिला तो यह हमारे सुप्रीमो के आदेश पे मिला है। लेकिन इतना मैं जरूर बता देना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में हमें वर्क मिलता है वहां कोई गुट नहीं होता, वहां केवल होती है बहुजन समाज पार्टी। हमने कहा पैसे से खरीद नहीं सकते। मैं एक वाकया बता दूं, हम लोग जब पढ़ने आए, मैं तो बहुत गरीब परिवार से आया, पैसे नहीं होते थे। 200 रुपए में एक महीना बिताना इतना आसान नहीं होता था। तो बनारस में होटलों में जब हम लोग खाना खाते थे तो 25 पैसे की रोटी मिल जाती थी और 4 प्लेट दाल पी लेते थे। पैसे नहीं थे। लोग कहते साहब चाय पी लीजिए। मैंने कहा मैंने जिंदगी में चाय, बीड़ी, सिगरेट, पान तो छुआ भी नहीं। उस समय ये था जब मैं लोगों को देखता था तो मन करता था कि चाय पीनी चाहिए। उस समय पैसे नहीं थे इसलिए चाय नहीं पिया। लेकिन जब इस लायक बना तो ये पता चल गया कि चाय कितने फायदेमंद है कि नुकसानदेह, इसलिए मैं चाय भी। और जिस साथी की, जिस व्यक्ति की आवश्यकता 2 रोटी और दाल है, उसको कोई क्या मैनेज करेगा, उसको कोई क्या खरीदेगा। इसलिए ये चैप्टर तो हमारे साथ क्लोज है। और ये लोग कह रहे थे, और मैंने एक लाइन कहा कि मैं तो मान्यवर साहब और माननीय बहन जी से प्रभावित होकर जुड़ा। मेरी बात गले के ऊपर से नहीं आती है। मैं जिस भी प्रदेश में जाता हूं, मैं जो समझता हूं कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं आपका भाई हूं, किसी का बेटा हूं, आपका ही खून इधर भी है। तो मैं इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यह खून में वफादारी है, गद्दारी का दूर दूर तक निशान आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं निश्चित आपको करना चाहता हूं कि आंदोलन मूवमेंट में वही लोग चल पाएंगे जिनके अंदर निष्ठा, ईमानदारी और मूवमेंट के प्रति समर्पण होगा, वही बहुजन समाज पार्टी में चल पाएगा। बाकी चीजें तो हमारे साथ चलेगी। लेकिन खुशी की बात है कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को बात करते, काम करते देखा। जानी से आपसे मांग कर रहा हूँ, ये गुण मुझे में नजर आता है। मैं कहूंगा कि तथागत इसको और आगे बढ़ाएं, इस गुण को और आगे बढ़ाएं, इनमें और क्षमता दें। क्योंकि मैं तो महीने में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपके प्रदेश में आऊंगा। लेकिन ये प्रदेश के नेतागण आपके प्रदेश में होंगे जो हर आदेश को गांवों तक इम्प्लीमेंट कराने का, बूथों तक इम्प्लीमेंट कराने का काम करेंगे। इसलिए सारी दमदारी से ये लोग लगेंगे तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं ऐसी कुछ अभी आप लोग 2 तारीख जंग में 2 तारीख को जब लखनऊ में खाना खाया गया था तो मैं उनको भी कहा, मैंने कहा आप मुझे लखनऊ में दिखनी चाहिए। इस तरह का समर्पण आपने कहा, आप लखनऊ में नहीं दिखी, लेकिन एक मैडम जी हमें दिखाई, उनका बेटा भी साथ में था। बहन जी ये मजा वायरल भी बढ़ जाता है, ये बात हुआ करना। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि रेस्ट करना, किसी से मिलना, लेकिन 30 लोग 30 लोग यहाँ से लखनऊ पहुंचे। तो मैंने कहा एक बार बहन जी की डांट भी सुनना होगा तो मैं सुन लूंगा, लेकिन वह महाराष्ट्र के लोग
मैं व्यक्तिगत मायावती खत्म हो गई है। आप लोगों को मिलवाने का काम करता अरे मायावती ये कोई औरत हूं। और उस बीमार हालत कोई में पार्टी की सिर्फ लीडर नहीं है। रिक्वेस्ट किया, मायावती एक विचारधारा है। मायावती एक आंदोलन है। मायावती हम हमें बन रही है। 30 लोगों से बहन जी ने एक एक व्यक्ति से कम से कम सबको मिला के आधे घंटे से 45 मिनट का हालचाल पूछा और संगठन का काम। आप वर्क करो, बाकी चीजें हमारे मोदी के डरते हैं जिससे कब मिलना है। और जो मायावती में जिसके बात हो वो मायावती आप किसी वर्क मोदी से करो। बोलती है। अरे ऐसे हजार भी मोदी आए। लेकिन निष्ठा, ईमानदारी और समझ चापलूसी तो इसलिए मुझे नहीं आती, मुझे पसंद नहीं। अगर कोई सोचे कि 4 बार हम गुलदस्ते पकड़ा दूंगा राजा राम खुश हो जाएंगे, तो राजा राम को गुलदस्ते से कोई बहुत मतलब होता नहीं। उनको मतलब है कि आप सेक्टर में, पोलिंग बूथ में, विधानसभा में, जिले में कितना वर्क किया उसकी समीक्षा हमें करा दो और आप समीक्षा करा दो। इसलिए मैं कहता हूं मुंह नहीं बोलेगा, आपका वर्क बोलेगा। और जिस दिन वर्क बोलेगा तो जिले से लेके प्रदेश तक, और प्रदेश ही नहीं, हम तो अपनी नेता से कह के नागपुर या महाराष्ट्र के लोगों को सेंटर स्तर पर भी ले जाने की बात अपनी नेता से कह सकता हूं और करवा सकता हूं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया। हमने कहा मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती का मकसद ही यही है। उन्होंने कहा, मेरी जब शुरू में हम लोगों ने जन्मदिन मनाने की बात करता था तो उन्होंने जयंती का कार्यक्रम, मान्यवर साहब और माननीय बहन जी दोनों लोगों को जयंती का मकसद रखा। उन्होंने कहा भाई आप लोग जयंती मनाते हो, केक काटते हो, हलवा पूड़ी बनाते हो, लड्डू बांटते हो, गीत का प्रोग्राम रखते हो, घर चले जाते हो, इस जन्मदिन का क्या मकसद है? तो मान्यवर साहब ने कहा, बहन जी ने कहा कि अगर जन्मदिन मनाना है तो उसका एक कोई मकसद होना चाहिए। जो आपने कहा ना संकल्प, और हम उसको कहते थे संगठन की समीक्षा। संगठन का समीक्षा हम लोग मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती पे करते थे। संगठन कहां तक बना और आगे हमें क्या काम करना है। लेकिन ये ओपन प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, इसलिए हमें उस पर बहुत चर्चा नहीं करनी है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती सही माने में वो जयंती होगी कि हम लोग मान्यवर कांसीराम साहब के मकसद को पूरा करने के लिए अगर आज संकल्प ले लें कि बाबा साहब फूले और साहू जी के आंदोलन को जो मान्यवर कांसीराम साहब लेके चले, आज ये लोग हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन 15 मार्च को मान्यवर कांसीराम साहब के जन्मदिन पे माननीय बहन जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस कारवां को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई जयंती नहीं हो सकती है, संकल्प नहीं हो सकता। ये काम आपको करना है। और मैं एक बात कहता हूं, हमने कहा ना हम तो उस परिवार के जिसके मां बाप को कभी कुर्सी भी नहीं मिली होगी, लेकिन नीला झंडा पकड़ लिया। मैंने कहा उस जिस दलित परिवार से लोगों को बदबू आती थी पसीने से, नीला झंडा पकड़ने के बाद अब उसी गरीब परिवार के मां बाप को जिसको कभी कुर्सी नहीं दिया, वो बड़ा से बड़ा परिवार अपर कास्ट का भी होगा या बड़ा से बड़ा अफसर भी होगा, बड़े अदब से कहता है कि राजा राम जी मेरे चौकट के अंदर अगर पैर रख देंगे तो मेरी भी कुटिया धन्य हो जाएगी। ये मेरी में क्वालिटी नहीं थी, मैं इतना लायक नहीं था। ये अगर क्वालिटी और लायकी कहीं से आई तो यह मूवमेंट की देन है, बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांसीराम साहब। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लाठी में कोई ताकत नहीं, इस देश की बंदूक और तलवार में कोई ताकत नहीं है। अगर इस देश में कोई ताकत है तो वह ताकत है पॉलिटिकल पावर, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए इस जयंती के मौके पे संकल्पित होकर आपको जाना है। हमें भी थोड़ा आशा जगिए, बहुत लंबे समय बाद इस तरह के कार्यक्रम में मुझे आने का
मौका मिला है तो मुझे भी भरोसा हुआ है। मैं और एक दो बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी जन्मदिन का चल रहा था, अभी हमारे साथी ने बताया 39 लाख आप लोगों ने माननीय बहन जी को जन्मदिन पे भेंट किया। अच्छा लगा, बहन जी को भी अच्छा लगा, क्योंकि यह आंदोलन आप लोगों ने देखा होगा जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जो देश में चुनाव लड़ती हैं, जो ये चंदा लेती हैं, चंदा कहां से आता है, कहां से मिलता है। एक कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, उस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पार्टियां बताएं, तो पता चला कि बांड, इलेक्टोरल बांड जो है वो एसबीआई से जारी किया गया। कोर्ट ने कहा कि आप ये बताओ किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। पहले तो एसबीआई ने आनाकानी किया, लेकिन मजबूर होकर जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया तो उनको बताना पड़ा। और सारे दल, किसी का 13,000 करोड़, किसी का 2,300 करोड़, पहले नंबर पर बीजेपी रही, दूसरे नंबर पे ममता बनर्जी रही जिनको 2,300 करोड़ मिला था, 2,800 करोड़ कांग्रेस को मिला, 13,000 करोड़ बीजेपी को मिला। और कौन लोगों ने दिया? न्यूज भी चलाया लोगों ने, चंदा दो धंधा लो। सरकार को इन लोगों ने बड़े पैमाने पे चंदा दिया। किस लिए? गरीब का वोट मैनेज करने के लिए, गरीब का वोट खरीदने के लिए बड़े पैमाने पे धन उद्योगपतियों ने दिया। लेकिन बीएसपी को किसी ने 1 रुपए भी नहीं दिया। यहां तक कि समाजवादी को भी पैसे मिले, बीएसपी को 1 रुपए का भी चंदा किसी धनवान ने, उद्योगपति ने नहीं दिया। और बीएसपी में मान्यवर कांशीराम साहब कहते भी थे कि यह आंदोलन हमें किसी उद्योगपति के धन से नहीं चलाना है। यह आंदोलन अगर हमें चलाना है तो हमें इस देश के जो बहुजन समाज के लोग, जिनके तादाद 85 से 90% है, उनके खून और पसीने से चलानी है। आप लोगों को याद होगा मान्यवर कांशीराम साहब जब चुनाव लड़ रहे थे फूलपुर में, यहाँ के लोग भी गए थे, तो उन्होंने नारा दिया था कि 1 वोट और 1 नोट, 1 वोट और 1 नोट से शुरुआत की। और मुझे आज जलगांव के लोग मिले, मुझे वो समय याद आ गया। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब आंदोलन चलाया तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो वो कहते थे मैं अपनी मीटिंगें बेचना शुरू कर दिया। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि मैंने उत्तर प्रदेश में अपनी मीटिंग बेचना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे वजन के बराबर लोग धन देते थे। तो कितना धन आता था? 12,000। वो कहते थे इस तरह एक दिन में 2-2, 3-3 मीटिंग हमने करने लगा। लेकिन जब मेरा आंदोलन तेजी से और प्रदेशों में बढ़ने लगा, देखो कुदरत भी मेहरबान हो रही है, अच्छा मौसम बन रहा है। और अध्यक्ष जी कह रहे थे कि अगर अच्छी नीयत हो, अच्छी सोच हो तो कुदरत भी साथ देती है। और वो आज दिखने लगा कि आप लोग अच्छी सोच और अच्छी नीयत के साथ आए हैं, तो आने वाला समय भी अच्छा होगा। कहीं न कहीं आप लोगों ने मुझे पुष्प से स्वागत किया, तो कुदरत भी आपको कुछ पुष्प रूपी बूंदों से स्वागत कर रही है, इसलिए मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं। तो ये चीजें मान्यवर साहब ने कहा, तो आज जलगांव के लोगों ने जब मुझसे कहा तो मुझे याद आ गया। मान्यवर साहब ने कहा मैंने पहला कार्यक्रम जलगांव में दिया, और हमने कहा भाई वजन के हिसाब से हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें अब हमारे जन्म के हिसाब से चाहिए। उन्होंने कहा मेरी 52 साल की उम्र थी
मैंने जलगांव के लोगों से कहा कि मुझे 52,000 चंदा, 52,000 लोग और 3,000 साइकिल, अगर इतना कमिटमेंट आप लोग करो तब हम जलगांव में कार्यक्रम देंगे। कहने का तात्पर्य, और किया भी लोगों ने, दिया भी लोगों ने। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन कभी भी इस देश के धनवानों के पैसे से नहीं चला, और अगर यह आंदोलन धनवानों के पैसे से नहीं चला तो उसका रिजल्ट क्या रहा? जब हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की सीएम बनी, भले वो बीजेपी के सहयोग से बनी, लेकिन 4 महीने की सरकार में भी उन्होंने वह काम कर दिया जो काम, क्योंकि आपका एक उदाहरण देके मैं बात को इससे दूसरे टॉपिक पे जाता हूं कि उस समय पट्टा मिला हुआ था, कागज पे पट्टा, कागज पे पट्टा था, लोग लेके घूमते थे, कागज उनके पास था, जमीन बड़े बड़े लोगों के पास थी, जो बीजेपी के लोग ही थे, बड़े बड़े लोग थे, जमीन उनके पास, पेपर हमारे लोगों के पास। बहन जी ने कहा ये क्या लेके सब घूम रहे हैं? पता चला बहन जी पेपर इनके पास है, जमीनें उन लोगों के पास है जो बीजेपी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। बहन जी ने, साहब ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कागज जमा कराओ और जमीनों पे 1 सप्ताह के अंदर उसे कब्जा दिला दो। और यही हुआ, 1 सप्ताह भी नहीं लगा। हमारे समाज के अफसरों ने रात दिन मेहनत करके जमीनों पे कब्जा दिला दिया। बीजेपी को सबसे ज्यादा बुरा लगा कि हमारे ही सहयोग से सरकार चल रही है और हम ही से सारी जमीन छीन के ये बहुजन समाज के लोगों को दिया जा रहा है। बहन जी ये कर रही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन कोई उद्योगपति से धन से नहीं चला, किसी उद्योगपति से 1 रुपए नहीं लिया, और जब ये आप लोगों के धन से चला तो जब हम मजबूत हुए, सरकार में आए, मुझे याद है साहब कहते थे कि महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बड़ा त्याग किया, बड़ा संघर्ष किया, बड़ा आंदोलन किया। उसमें कुछ लोग शहीद भी हो गए, लेकिन राजीव गांधी ने, महाराष्ट्र के लोग यूनिवर्सिटी मांग रहे थे, राजीव गांधी ने यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कहां किया? लखनऊ में जाके 6 एकड़ की जमीन पे। और मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि जो हमने गुरु किल्ली अपने हाथ में ली उत्तर प्रदेश की, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। 1919 में साहू जी महाराज कानपुर की एक सभा में गए थे, तो हम जब गुरु किल्ली उत्तर प्रदेश की अपने हाथों में लिया तो साहू जी के नाम पे 200 एकड़ का जमीन एक्वायर करके कानपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमने किया। आप एक यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में नहीं बनवा पाए, आगरा में बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी, महामाया नगर जो गौतम बुद्ध जी की माता जी का नाम, महामाया नगर, गौतम बुद्ध नगर जिला बना के गौतम बुद्ध जी के नाम पे यूनिवर्सिटी। और छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं, 200-300 एकड़ जमीनों को कब्जा करके, एक्वायर करके यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। इसलिए जिनके हाथ में चाबी होती है वह सम्मानित होता है, उसका समाज सम्मानित होता है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती पे आप लोग संकल्पित होके जाएं। तमाम लोग जो गलतफहमियां पैदा करते हैं, क्या जरूरत है माननी बहन जी को पैसे की, यही तो कहते हैं। कौन कहता है? ये दूसरा कोई नहीं, हमारे लोगों से कहवाते हैं। बहन जी कितने साल सरकार चलाई? 95 में सरकार बनी 4 महीने, 97 में सरकार बनी 6 महीने, इसके बाद बनी 13 महीने, 2007 में बनी 5 साल की। अगर टोटल हम मिला दें तो 7 साल की सरकार।
और 7 साल की सरकार में लोग प्रचार ये करते हैं कि बहन जी के पास धन की कमी क्या है। कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो इस तरह का प्रचार करते हैं? ये वो लोग हैं जो हमारे आंदोलन को रोकने चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। वो लोग ये प्रचार करते हैं। भाई हमने कहा हम तो 200 रुपए लेके बनारस आए और 1 महीना भी नहीं बीतता था, वो खत्म हो जाता था, लेकिन नीला झंडा पकड़ लिया, माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिल गया, तो सांसद विधायक बनने के बाद हम तो ईमानदार सांसद विधायक में गिने जाते थे। इसके बाद भी कुछ नहीं कुछ नहीं, तो अब वो स्थिति से तो बहुत ऊपर हम आ गए। अब हमें 200 रुपए की जरूरत या 200 रुपए के लिए गेहूं चावल नहीं बेचना पड़ता। सांसद विधायक की सैलरी इतनी होती है, 2-4-5 लाख रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बहन जी अगर 7 साल सीएम रही, तो अगर उन्होंने 1-2 बंगले बना लिया, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? और मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एकाएक फैसला दिया कि पूर्व सीएम जितने हैं उनके सारे सरकारी आवास को खाली करा दिया जाए। अभी 4-5 साल पहले, 6 साल पहले सरकारी आवास खाली कराने का एक आदेश जारी हो गया। अगर बहन कुमारी मायावती जी आप लोगों के थोड़े थोड़े धन से, जो आप जन्मदिन पे देते हैं और मौके पे देते हैं, उस धन से अगर वो अपने लिए लखनऊ में आवास का प्रबंध नहीं की होती, तो अगर सरकारी आवास खाली कराया गया तो क्या वो अपना सामान लेके सड़क पे खड़ा होती? और इतनी बड़ी नेता, उतना बड़ा नेता कोई और नहीं है, जिसके साथ 85 से 90% समाज जिसको अपना आदर्श मानता है। अगर वह नेता अपना सामान लेके चौराहे पे खड़ी होती, तो उस नेता का अपमान नहीं है, बल्कि शर्म से इस 85 से 90% का सर झुकता। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने बंगला बना लिया। तो अगर उन्होंने बंगला खाली भी कराया, तो उतना ही आलीशान बंगला उसी के बगल में बनाया। महाराष्ट्र के लोगों ने जाके देखा कि जो सरकारी सुविधाएं वहां थी, जितना स्पेस वहां था, वो सारी व्यवस्थाएं माननीय बहन जी के बंगले में भी थी। वहां रुकने का, खाने का सारा प्रबंध था। तो ये क्या बुरा किया? लेकिन ये प्रचार किया जाता है। और अगर वह किसी धनवान का पैसे लेके अगर ये आंदोलन चलाती, तो मेरे जैसा व्यक्ति, आपके प्रदेश में भी तमाम ऐसे लोग कोऑर्डिनेटर बन के आए, जिसमें गांधी आजाद जी का नाम आता है, बलिहारी जी का नाम आता है, आर्यन आर्या का नाम आता है, और वो एक बेटा जो आपके बीच में बोल रहा, वो भी उस हाउस का मेंबर रहा जिस हाउस में बाबा साहब को जाने का मौका मिला था। उस हाउस में इस किसान के बेटे, गरीब के बेटे को भी मिला। क्यों मिला? क्योंकि यह आंदोलन बहुजन समाज पार्टी का, जब गरीबों ने 1-1, 2-2, 10-10, 50-50, 100-100 रुपए देके चलाया, तो जब यह पार्टी आगे बढ़ी, तो इन्होंने किसी उद्योगपति को सम्मानित करने का काम नहीं किया, बल्कि उसने किसान के बेटे को, गरीब के बेटे को राज्यसभा और विधान परिषद में पहुंचाने का काम किया था। इसलिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि इनका मकसद मूवमेंट को रोकना है। इसलिए आप लोग चंदा देना कभी बंद मत करना, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। मुझे आज भी याद है, अभी वो नेता जिंदा इसलिए नाम नहीं लूंगा, मान्यवर कांसी राम साहब के पास आया। उसने कहा, साहब जन समूह आपके पास और धन हमारे पास, और हम और आप अगर दोनों मिल जाएं तो पूरे देश पे हमारा कब्जा हो जाएगा। मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये तो माना कि कांसी राम के साथ जन समूह है। यह बात आपने माना, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि जनता हमारे साथ है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर जनता हमारे पास है,
तो धन की कमी कैसे हमारे पास होगी जब मेरे पास करोड़ों लोग हैं। अगर वो 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए भी हमें देंगे तो भी हमारे पास धन की कमी नहीं होगी और उनके धन से हम आपको टक्कर देंगे। ये किसने कहा? जिसकी जयंती आज मनाने का आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया। मैं आपके घर में जाता हूं, आप हजारों रुपए खर्च करते हो किस चीज में? ड्राई फ्रूट ले आओगे, मिठाई ले आओगे, कोल्ड ड्रिंक ले आओगे, सब ले आओगे। मत ले आओ ये सब, मत हमारे ऊपर खर्च करो। 10 रुपए में भी आप सम्मान दे सकते हो, 2 रोटी खिला सकते हैं, दाल दे दीजिए, सब्जी दे दीजिए। 1000-2000 मत खर्च करिए। 100 रुपए में हमारी आओ भगत कर सकते हैं। और आओ भगत सम्मान केवल खिलाने पिलाने से नहीं होता है, वो तो दिल से होता है, चाहत से होती है। आप दिल से सम्मान करो, वह पैसे बचाओ और उस पैसे को इस आंदोलन में लगाओ। और यह आंदोलन में जब उस पैसे को लगाओगे और यह आंदोलन जब मंजिल तक पहुंचेगी तब आप लोगों को भी सम्मान मिलेगा और आपके आने वाली पीढ़ी को भी सम्मान और आपके बच्चे को भी नौकरी या सम्मान मिलेगा। यह अपील आज हम आपके बीच में करने आए। इसलिए मैंने कहा कि हमारे साथी गए लखनऊ, अभी आज भी लोग कह रहे थे, मैंने कहा भाई चलो आगे का भी प्रोग्राम बना लो। मैंने आज भी कहा है कि अध्यक्ष जी आगे का भी प्रोग्राम बना लो। अब बहन जी स्वस्थ हैं, वायरल फीवर ठीक हो गया है, चलो हम खड़ा करा देंगे बहन जी के सामने। आप लोग कहते हो बहन जी मिलती नहीं, मैं खड़ा कराता हूं बहन जी के सामने, चलो आशीर्वाद लेके आओ। तो मैं तो आज भी कहा हूं कि मुझे बता दो कौन सी डेट को जाना, लखनऊ आना है, हम ले चलते हैं बहन जी के सामने। तो ऐसा नहीं है कि बहन जी मिलना नहीं चाहती। आप लोग ईमानदारी से मेहनत करें, बहन जी भी मिलेंगी। यह आंदोलन आपका है, इसको चलाने की जिम्मेवारी आपकी है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ, मैं इतना कहते हुए कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ लगाया है। मुझे आज ये लगने लगा है कि कहीं न कहीं चाहत तो आपके अंदर भी वही है जो चाहत हमारी नेता के अंदर है। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग भी शासन करने वाले लोग बने। और इस जयंती के मौके पे मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूं, मुझे भी आप लोग भरोसा दो कि अब किसी के बहकावे में नहीं, क्योंकि हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ बहुत बड़ी प्लान हो रहा है और हमारे बीच में हमारे साथी को खड़ा किया जा रहा है, कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है, गुमराह किया जा रहा है, समाज को डिवाइड किया जा रहा है और मंशा है बीएसपी के आंदोलन को रोकने का। हम लोगों से कहते हैं कि भाई आंदोलन, एक विधायक आप जिता लें, एक सांसद जिता लें, या जाके कहीं जीत भी जाओ किसी पार्टी से, आप क्या कर लोगे? समाज पे जुल्म होता है, बोलने की हैसियत में नहीं होते। बाबा साहब ने कहा था ना कि हमारे समाज के लोग अगर दूसरे दलों में चले जाएं तो उसी समान होते हैं जैसे कुत्ते की पूंछ है, वो लंबी तो हो सकती है लेकिन ताकतवर नहीं हो सकती। तो अगर हमारा कहीं विधायक भी बन जाएगा तो कोने में पड़ा रहेगा दूसरे दल में, सांसद भी बन जाएगा तो कोने में पड़ा रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया कि किसी भी दल में, चाहे वो आपका नातेदार हो, रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, कम से कम जब पॉलिटिकल की बात आए, राजनीतिक सत्ता की बात आए, तो वहां अगर वो दूसरे दल में है तो बोल दीजिए कि भैया रिश्तेदारी अलग का मामला है, यहां तो बाबा साहब फूले और साहू जी का आंदोलन आगे बढ़ाने का मामला है। यह काम कोई और नहीं, यह कांग्रेस बीजेपी नहीं करती फूले साहू बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए। यह आंदोलन बढ़ाने का काम बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। इसलिए रिश्तेदारी नातेदारी बाद में है, वोट से कोई समझौता नहीं। यह समझौता तो केवल बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के साथ, ये जरूर कहिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक अपील और करता हूं। मैं दिल्ली में था, अभी दिल्ली में, वहां हमारे तमाम भंते लोग थे, हमसे मिले भी, हमने अपील भी की, बहन जी के भी नजरों में डाला, नॉलेज में डाला। हमारे तमाम लोग गए भी उधर हैं, बिहार में हैं भी, आंदोलन कर रहे हैं। हमारा भी पूरा समर्थन है, सपोर्ट है।
कि भाई हम जब आपके धर्मस्थली पे कोई हाथ नहीं डालते तो हमारे तथागत वाला हमें मुक्त कर दो, दे दो। बहुजन समाज पार्टी भी इसके लिए समय समय पे बहन जी भी ट्वीट करती हैं और हम लोगों को भी डायरेक्शन देती हैं। मैं भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, मैंने कहा ज्ञापन दो, जाओ, ये सब चीजें करो। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये तो आप करो, इसमें कहीं दो राय नहीं, आप करिए। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि उस सबसे बेहतरीन एक रास्ता है। आप उत्तर प्रदेश में जब जाइए, जब दिल्ली से क्रॉस करेंगे, दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पे देखेंगे तो सबसे बड़ी प्रतिमा, हम जब और स्टोरों में जाते हैं तो लोग मुझे दिखाते हैं कि साहब बहुत बड़ी प्रतिमा बाबा साहब के यहाँ लगी हुई है, तथागत जी की लगी हुई है। जब मैं जाके देखता हूँ तो मुझे इतनी छोटी सी प्रतिमा दिखती है। मैं तो कहता हूँ उन्होंने कहा बहुत बड़ी प्रतिमा है, वो हमें छोटी क्यों दिखती है? क्योंकि जब हम लखनऊ जाते हैं, जब हम नोएडा जाते हैं, हम कुशीनगर जाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा है तो उसकी हाइट 20 फुट है, 25 फुट हाइट है। तथागत की देखते हैं तो बड़ी लंबी है। साहू जी फूले जी की देखते हैं तो बड़ी प्रतिमा लगी है। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी प्रतिमा है। अब उसके लिए हमें संघर्ष नहीं करना, उसके लिए हमें संघर्ष नहीं करना। और आप अगर नोएडा से घुसे, दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर ही सबसे बड़ी प्रतिमा आपको मिलेगी तथागत गौतम बुद्ध जी की। और गौतम बुद्ध की प्रतिमा के साथ बड़ा सा द्वार बना है, गौतम बुद्ध बनाया गया। तमाम चले जाए फूले जी, साहू जी, भागीदारी भवन, ये सब आपको इसलिए मैं कहता हूँ आंदोलन ठीक करिए, लेकिन अगर सही माने में अपने धर्म को भी अगर आगे बढ़ाना है तो धर्म उसी का आगे बढ़ता है जो सत्ता जिसके पास होती है। पॉलिटिकल पावर अगर आप अपने हाथों में ले लो तो बौद्ध धर्म, जो हमारा धर्म, जो हम लोगों के ब्लड में है, जहन में है, क्या बोलते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे, मायावती लोग जाते रहते हैं। अरे तमाम जो भक्ते लोग, हम कोई कार्यक्रम करेंगे सारे भक्ते लोगों को इन्वाइट करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जो आप आवाज उठाएं और समाज पार्टी के लोग सहयोग करें। मैं साथ में ये भी अपील करूंगा अगर अपने महापुरुषों को सम्मान देना है तो उसके लिए पॉलिटिकल पावर की चर्चा भी मोदी के लेनी पड़ेगी, तभी आप जो मायावती के जिसके बाद दे पाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अरे ऐसे आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, आपको बधाई देते हुए इस आशा भरी उम्मीद के साथ कि बहुजन नायक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम साहब की जयंती पे आप लोग दोनों हाथ खड़ा करके और एक तस्वीर आप लीजिए, क्लियर तस्वीर जो हम अपनी नेता को दिखा सकें। आप संकल्प लो कि मान्यवर कांसी राम साहब की जयंती पे हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस कारवां को हम लोग 2029 में भी अगर विधानसभा का चुनाव आता है तो हम मंजिल तक महाराष्ट्र में पहुंचाएंगे। यह संकल्प लें और यह तस्वीर आप लोग थोड़ा क्लियर लो ताकि हम बहन जी को भी भेजें कि यह है